हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शंकदार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और ये आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। जैसा कि हम पहले ही कह चुके थे कि हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसी क्रम में आज ही हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और हमारी टीम इसी तरीके से आपको एक बढ़िया लेक्चर्स प्रोवाइड कराती रहे। अगर आपको ये लेक्चर लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। भारत में यूरोपियों का आगमन। अपने हिस्ट्री को हम रट्टाफिकेशन वाले मेथड में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री को जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक उसी वे में। तो उस वे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत में यूरोपियों को क्यों आना पड़ा। आज की अगर दशा में हम देखें तो हमारे ये माइंड सेट है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हैं, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक औद्योगिकीकरण की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही सुसज्जित कंट्रीज हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि उन यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना पड़ा, पूर्वी देशों में आना पड़ा। ऐसी क्या वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रहीं। सबसे पहले अब हम फोकस करेंगे यूरोप पर। तो तीसरी से 5वीं शताब्दी के तक यूरोप में रोमन साम्राज्य चरम सीमा पर था। रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर बल देता था और बेसिकली रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेजेंटाइन नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 5वीं शताब्दी के आते आते रोमन साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहां के लोग मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और वो ईसाइयत के ही प्रचार प्रसार पर बल देते थे। 5वीं सदी के आसपास जब रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा और रोमन साम्राज्य एक कमजोर स्थिति में आ गया तो वहां पर अरब शक्तियों के आक्रमण शुरू हो गए। इस रोमन साम्राज्य को समझने के लिए हम अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं और ये देखिए, यहाँ पर आपको रोमन साम्राज्य का विस्तार आप देखेंगे तो रोमन साम्राज्य का विस्तार यहाँ से रोमन साम्राज्य शुरू हो जाता है और ये पूरा आपका मैप पर जो ग्रीन बॉक्स में दिखाई दे रहा है वो रोमन साम्राज्य का पार्ट है। ये रोमन साम्राज्य दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक ईस्टर्न रोमन साम्राज्य और एक वेस्टर्न रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रोम। अब ये कुस्तुनतुनिया कहाँ है मैप में, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे ये आपको छोटा सा मैंने मार्क किया है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये वाला बेसिकली यहाँ पर हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया की अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो ऊपर हमारा है ब्लैक सी और नीचे है सी ऑफ मरमरा, और इन दोनों सी को जोड़ने वाली यहाँ पर एक संधि है जिसे हम बास्पोरस संधि कहते हैं। इस बास्पोरस संधि के ऊपर की तरफ कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। उस समय टर्की में एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था, उस्मानिया साम्राज्य। धीरे धीरे इस उस्मानिया साम्राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाई और यह शक्ति इस कदर बढ़ गई कि 1473 ईस्वी में इस उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के साथ यूरोप के जो पश्चिमी भाग था उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई। किस स्थिति में? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में। अब आइए इस चीज को भी हम एक मैप से समझते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप। इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहाँ है। ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इन यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए, पूर्वी देशों से पहुंचने के लिए बेसिकली आपको 3 मार्ग दिखाई देंगे। पहला मार्ग अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के रास्ते होते हुए यहाँ इटली तक पहुंच रहा था। दूसरा रास्ता था कि जो भारतवासी थे वो सीधे यहाँ फारस की खाड़ी से इराक में एग्जिट लेते और इराक से इस भूमध्य सागर के रास्ते इटली पहुंच जाते। तीसरा और सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता जो इस समय यहाँ पर था, समुद्री रास्ता, वो ये था कि जो यूरोपवासी थे वो यहाँ से सीधे लाल सागर की तरफ आते और लाल सागर के रास्ते इजिप्ट से होते हुए यहाँ भूमध्य सागर में एक्सेस लेकर इटली पहुँच जाते।
ये रास्ते थे। तो इन 3 रास्तों से बेसिकली यूरोप का जो व्यापार था वो चलता था। ठीक है, ये 3 रास्ते। लेकिन जब टर्की का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया तो जो स्थल मार्ग था उसने इटली के व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 14वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में इटली क्या था? इटली एक हब था। इटली एक हब बना हुआ था और यही इटली सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना जो पूर्व देशों के साथ इनका व्यापार होता था वो एक्सपोर्ट करता था। तो इटली की स्थिति क्या हुई, जब कुस्तुनतुनिया कैप्चर हो गया तो उनका जो लैंड रूट था, जो स्थल मार्ग था, स्थल मार्ग जो भारत, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते जो इटली पहुंच रहा था, ये मार्ग पूरा कट ऑफ हो गया। अब उन्हें या तो फारस की खाड़ी से रास्ता था या फिर इधर मिस्र के रास्ते से, लाल सागर से होते हुए मिस्र के रास्ते उन्हें जाना पड़ता था। चूंकि यहाँ पर जो अरबवासी थे उन्होंने इन लोगों पर बहुत अधिक टैक्स लगाने शुरू कर दिए, यूरोप वासियों पर बहुत अधिक टैक्स लगाने शुरू कर दिए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि यूरोप का जो व्यापार था, यूरोप का जो पूरा व्यापार था वो खत्म हो गया। यूरोप का पूरा व्यापार खत्म हो गया और जो अरब शक्तियाँ थीं उन्होंने इस चीज़ पर, इस व्यापार में बहुत ही अधिक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, बहुत ही अधिक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और बल्कि पूरा डोमिनेंस इस पूरे व्यापार पर इन्हीं कंट्रीज का हो गया। यूरोपवासी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यूरोपवासी इस चीज को पूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक समय पूर्वी देशों में इटली और जो पूर्वी कंट्रीज थे इनका बहुत बड़ा डोमिनेंस था। लेकिन अब क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया के जाने से इनका जो लैंड रूट था वो पूरी तरीके से बंद हो गया, स्थल मार्ग जो था वो पूरी तरीके से बंद हो गया और इजिप्ट और इधर इराक वासी जो थे वो यहाँ पर लूट मचाए हुए थे। तो ईरान को ये ज़रूरत महसूस हुई, सॉरी यूरोप को ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे नए रास्तों की खोज की जाए जिससे हम जो एक्स्ट्रा टैक्सेस इन कंट्रीज़ को दे रहे हैं, यहाँ पर हम इराक वगैरह को, यहाँ इजिप्ट वगैरह को, ठीक है, इन करों से हम बच सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने नाविकों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। जो पूर्वी कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपने नाविकों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि स्पेन के एक राजा थे, उन्होंने एक अभियान भेजा क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में और ये क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से निकला और इसे लगा कि मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन गलती से ये कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। और भारत की खोज में निकला क्रिस्टोफर कोलंबस, ना चाहते हुए भी एक नई कंट्रीज, एक नए देश को खोज निकाला जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का नागरिक था? स्पेन का। परंतु अभी भी जो यूरोप वासी थे वो हार नहीं माने थे। इसी क्रम में एक पुर्तगाल के प्रिंस हुआ करते थे, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी भी यात्राओं के बहुत शौकीन थे और वो यात्राओं के इस कदर शौकीन थे, पुर्तगाली प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी, कि उन्होंने क्या, अफ्रीका का जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, अफ्रीका का जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, उसके इतने अभियान किए कि उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट का पूरा मैप तैयार कर दिया। और इसी वजह से प्रिंस हेनरी को हेनरी द नेविगेटर नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी भी इंडियन ओशन, हिंद महासागर के रास्ते भारत में पहुंचने के जो मार्ग था वो अभी काफ़ी दूर था। पुर्तगाली राजा ने फिर अपने अभियान भेजे और इसी क्रम में एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का नाविक था जिसे स्पेन के राजा ने भेजा और वो बार्थोलोम्यू डियाज हेनरी नेविगेटर जिस रास्ते पर आए थे उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु पर पहुंच गया। इस दक्षिणी बिंदु का नाम था केप टाउन और इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। इस केप ऑफ गुड होप से ये हिंद महासागर में प्रवेश करता ही, लेकिन इसके भाग्य ने साथ नहीं दिया और हिंद महासागर में इतना भयंकर समुद्री तूफान आया कि इसे वापस अपने कंट्री पुर्तगाल लौटना पड़ा। लेकिन पुर्तगालियों ने अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो नाविकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। इसी क्रम में एक अभियान पुर्तगाली राजाओं द्वारा फिर से भेजा गया
और इस अभियान का नेतृत्व किया क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने। 1498 में वास्को डिगामा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तटों और दक्षिणी तटों के रास्ते होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया और यहीं से प्रवेश करते करते वो पहुंचा। एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल इब्न मजीद। उस अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से वास्को डिगामा जो था वो भारत के कालीकट पहुंच गया। 17 मई 1498 को वह कालीकट पहुंचा और यहाँ के राजा जमूरिन ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जो अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। उसका कारण क्या था कि अरब इस समय तक पूरे क्षेत्र में अपना डोमिनेंस बनाए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि यूरोप यहाँ आकर व्यापार करें। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ का जो राजा थे जमूरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया और इसके बाद वास्को डिगामा इसी सी रूट से वापस होते हुए अपने देश पुर्तगाल पहुंचा और वहां इसने इस रूट के बारे में जिक्र किया। इसके बाद यहाँ के राजा इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने भारत में क्या था कि अपने गवर्नर नियुक्त करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय आया। वायसराय का नाम था अल्मीड़ा। अल्मीड़ा क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये 1505 में भारत आया और 1509 तक भारत में रहा। इसने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर पर अपना एक अधिकार स्थापित करना था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं हिंद महासागर पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लूँगा तो इससे हमारी कंट्री का जो व्यापार है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। और इसी क्रम में उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक उसने चोल का युद्ध लड़ा और एक लड़ा दीप का युद्ध। चोल के युद्ध में तो इसकी पराजय हुई, परंतु दीप के युद्ध में से विजय मिली। इस सब के बाद 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा वापस पुर्तगाल लौट गया और एक नया गवर्नर वहां से आया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। वास्तव में अल्बुकर्क ने हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने गोवा को, बीजापुर के शासक थे उस समय यूसुफ आदिल अली शाह, उन यूसुफ आदिल अली शाह से सबसे पहले गोवा को जीता। फिर उसने मलक्का को कैप्चर किया और फिर उसने हरमूज को कैप्चर किया। आइए इनकी लोकेशन देखते हैं, ठीक है? इन सभी की लोकेशन देखते हैं मैप में लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गोवा है, ठीक है? सबसे पहले ये गोवा रहा। फिर उसने यहाँ पर हरमूज को कैप्चर किया और यहाँ पे ये रहा मलक्का। जब उसने इन तीनों स्टेट को कैप्चर किया, अब चूंकि केप ऑफ गुड होप इस साइड तो इनकी बस्तियां पहले से ही हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से उसने क्या किया, यहाँ पर इनकी बस्तियां पहले ही, तो इस तरीके से उसने हिंद महासागर के ये जो पूरा रास्ते थे वो मेन ब्लॉक थे, यहाँ पर रास्ते थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया और इस तरीके से उसने पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा लिया। तो कहा जाए तो वास्तविक रूप से जो पुर्तगाली शक्ति थी उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्बुकर्क को जाता है। इसके अलावा अल्बुकर्क ने जिस क्षेत्र में भी ये था वहां उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी और भारत में अपनी बस्तियों को स्थायी करने के लिए इसने कहा पुर्तगालियों से कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, ठीक है, और यहाँ अपना जो परमानेंट सेटलमेंट है उसे परमानेंट सेटलमेंट करो, यहीं पर रहो, यहीं पर इनके साथ शादी करो, अपने परिवार बसाओ और अपनी स्थायी बस्तियां यहाँ पर बसाओ। अल्बुकर्क ने एक पद्धति अपनाई, कॉर्टेज आर्मेड काफिला। ये कॉर्टेज आर्मेड काफिला क्या पद्धति थी? इस पद्धति के अंतर्गत इसने क्या किया कि जो भी हिंद महासागर में अदर कंट्रीज के शिप एक्सेस लेते थे, प्रवेश करते थे, उस पर इन्होंने हाई टैक्स लगाने शुरू कर दिए और जो भी इन टैक्सेस को पे नहीं करता था उनके शिप्स को लूट लिया जाता था। तो ये कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति भी अल्बुकर्क ने शुरू की। इसके अलावा नीनो डू कुनाह नाम का एक वायसराय भी पुर्तगालियों ने भेजा। उसने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई और इस विवाह में पुर्तगालियों ने मुंबई को ब्रिटिश राजकुमार को उपहार में दे दिया।
इस ब्रिटिश राजकुमार ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर इसे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। चूंकि जो पुर्तगाली थे उनकी मुख्य पद्धति क्या थी, लूटपाट पर आधारित थी, और वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ईसाई धर्म का प्रचार वो इस कदर करना चाहते थे कि जो भारतीय कॉन्टिनेंट है वहां पर जो रहने वाले मुस्लिम लोगों थे उन्होंने यहाँ इनका बहुत ज़्यादा विरोध शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पुर्तगाली शक्तियां यहाँ ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं रह सकी। आइए अब जानते हैं कि पुर्तगाली जो भारत में आए तो उनसे हमें क्या क्या मिला। पुर्तगालियों के यहाँ आने से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। हालांकि इसकी जो उद्भव है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग से है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अगर भारत में कहा जाएगा तो वो पुर्तगालियों से हमें मिली। इसके अलावा मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू और आलू ये हमें पुर्तगालियों से मिले। इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। मलाई कोफ्ता, मलाई M फॉर मक्का, और कोफ्ता की ये आपने जो फुल फॉर्म आपने देख ही ली यहाँ पर। अब देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण का समय हो रहा है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। अगर इंसान जो अपनी पुरानी मान्यताएं हैं उन्हें त्याग कर फिर से नई मान्यताओं में प्रवेश करता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम पुनर्जागरण की घटना मानेंगे। पुनर्जागरण की घटना के लिए बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहले हमारे बिलीफ क्या थे, बाद में हमारे बिलीफ क्या हो गए, और फिर अब हम उन्हीं बिलीफ्स पे दोबारा आ जाए। ठीक है, वो होता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में घटनाएं घटी यूरोप में, और उसके बाद क्या हो रहा था कि यूरोप में उन पुनर्जागरणों की घटना के साथ साथ वहाँ के जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके दिमाग में वैज्ञानिक पद्धति, तर्क शक्ति प्रबल रूप से स्थान ले रही थी, और जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो उस लोग को, उस चीज़ को त्याग रहे थे। वो धर्म को भी किस पर ला रहे थे, तर्कों पर ला रहे थे, जिससे वहां क्या हो रहा था, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति जन्म ले रही थी, और उसी औद्योगिकरण की प्रवृत्ति ने वहां की जो सामंती व्यवस्थाएं थी उन पर कठोराघात किया, और वहां एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था। इन सभी व्यवस्थाओं ने कहीं ना कहीं यूरोपियों के मन में भारत के प्रति एक प्रेम जगाया, न केवल भारत के प्रति बल्कि पूर्वी देशों के प्रति एक प्रेम जगाया, जहां से वो कच्चे माल को एक्सपोर्ट कर सकें, मसालों को एक्सपोर्ट कर सकें और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। उसी क्रम में भारतीयों और पूर्वी देशों के प्रति यूरोपियों के मन में एक आस्था जगी, और यूरोपीय अभियान, यूरोपीय शक्तियां पूर्वी देशों की तरफ आईं, जहां न केवल वो भारत में रहीं बल्कि उन्होंने इंडोनेशिया और अन्य देशों पर भी अपने कब्जे जमाए। ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो डच और फिर इंग्लिश की करेंगे, उसके बाद डेनिश और फिर फ्रांसीसी की करेंगे, और यहीं से हमारे भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू होता है। वीडियो के लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से जाकर मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो की PDF के लिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।